गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। बेसिकली ये बहुत ही इजी चैप्टर है और एग्जाम में ये 100% आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आप ये अज्यूम कर सकते हैं। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। इसमें नाम है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम क्लियर होना चाहिए कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। लीन, यहाँ एक वर्ड आ रहा है LEAN, आखिर इसका मतलब क्या होता है लीन। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ तो लीन का मतलब होता है रिमूव अननेसेसरी थिंग्स, यानी कि कोई भी अननेसेसरी थिंग्स है तो उस चीज़ को अगर आप रिमूव कर रहे हो तो उसको बोलते हैं अपन लीन सिस्टम। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो आप देख सकते हो आपकी लाइफ कब लीन हो जाएगी, जब आप सोशल मीडिया जैसी अननेसेसरी थिंग्स को हटा दोगे तो आपकी लाइफ लीन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप जिम में देखो तो जिम में आपकी बॉडी कब लीन होगी, जब आपका बॉडी में से फैट जैसी एक्सरसाइज करके एक्सेसिव फैट है वो ख़त्म हो जाएगा, तब आप बोल सकते हो आपकी बॉडी लीन हो गई। लाइफ का बता दिया, लाइफ कब लीन होगी, जब आप सोशल मीडिया को रिमूव कर दोगे अपनी लाइफ से। अब यहाँ बात पर अपना पूरापन किस टाइप से पढ़ रहे हैं, अपन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लीन कब होगा, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वेस्ट प्रोसेस चल रहा है, जो भी वेस्टफुल चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो जिससे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसी चीज़ों को जब आप रिमूव कर दोगे तो आप बोल सकते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन लीन हो गया, ठीक है। बेसिकली इसका क्या मतलब है, यानी कि ऐसी कोई भी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है जो आपको लग रहा है कि वेस्टफुल है, तो ऐसी चीज़ों को हटाना और लीन, और उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब आप अनवांटेड थिंग्स को हटा दोगे तो क्वालिटी पर अफेक्ट पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी आएगी। यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं हटानी, मतलब इतना भी नहीं हटाना है कि आपकी क्वालिटी सफ़र करे, यानी कि आपकी क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। और साथ में जो भी अनवांटेड थिंग्स है जब आप हटा रहे हो, यानी कि शॉर्ट में बोलो तो आप अनवांटेड थिंग्स को हटा रहे हो और साथ में आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी नहीं बिगड़ रही है, तो उसका आप बोल सकते हो लीन हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन चैप्टर का नाम है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि आखिर इसको ICAI ने डाला क्या है, आखिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिक्कत आ रही थी जो ICAI ने इसको इंट्रोड्यूस करा है आपके सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं, पेज नंबर 3.4 पर आ जाइए। मैं एकदम आपको ICAI मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका एज पर ICAI सिलेबस है, तो अपन और कोई दूसरी बुक को अपन रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपने पास टॉपिक आता है इश्यूज एड्रेस बाय लीन मैनेजमेंट, यानी कि लीन मैनेजमेंट कौन कौन से इश्यूज़ को सॉल्व कर रहा है। पहला है लो प्रोडक्टिविटी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लो प्रोडक्टिविटी है तो आप लीन सिस्टम को अडेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है प्रोलॉन्ग्ड साइकिल टाइम है, यानी कि आपका जो पूरा प्रोसेस है उस पर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और एट द एंड अगर आप देखते हो तो जो भी कस्टमर की कंप्लेंट है उसमें भी आपको लग रहा है कि आप चाहते हो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि आप कोई अपना टारगेट मान सकते हो विद इन 24 आवर्स कस्टमर की कंप्लेंट सॉल्व हो जानी चाहिए, पर अभी आपका ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हो। कॉस्टली ऑर्गेनाइजेशन, अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपका कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो आप लीन सिस्टम को अडॉप्ट करके देख सकते हो। फोर्थ है रैम्पेंट वेस्टेज, यानी कि अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब एक प्रोडक्ट बनता है तो उसमें बहुत सारा वेस्टेज हो जाता है, तो आप चाहते हो ये वेस्टेज बिल्कुल नहीं हो, तो आप लीन सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट है डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़। आप अभी जो जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है उससे कस्टमर्स भी खुश नहीं है, एम्प्लॉयज़ भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो आप लीन सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि आखिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी दिक्कतें हैं तो आप लीन सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अपन देखते हैं, बेसिकली आ जाते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग पर आ जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा बेसिकली इसको लाने का क्या मोटिव है।
क्योंकि वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, इसलिए लीन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया है। अब इस पर अपन ICAI मॉड्यूल भी देख लेते हैं, क्योंकि अपना MCQ पर्पस एग्ज़ाम है, तो अपन को बुक की कुछ लाइंस को ध्यान रखना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम में कभी आ भी जाए तो अपन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं लीन सिस्टम पर। तो लीन सिस्टम का एम क्या होता है? रिड्यूस करना वेस्ट विदाउट सेक्रीफाइसिंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपको कम से कम वेस्ट करना है। अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्ट बनने में बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, आप चाहते हो कम वेस्टेज होना चाहिए, ठीक है, पर एट द सेम टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी भी ख़राब होनी चाहिए, यानी कि आप शॉर्ट में बोल सकते हो कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं बिगड़नी चाहिए, ठीक है। अ मैनेजर नीड्स टू बी अ लीन मैनेजर विच प्रोवाइडिंग मैक्सिमम वैल्यू टू कस्टमर्स एंड एलिमिनेटिंग अदर्स नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ और वेस्ट। यानी कि आप नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसको रिमूव कर दो। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक इजी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि एक डेयरी मिल्क के केस में हुआ था। अगर आपने आज से 5 साल पहले डेयरी मिल्क खाई होगी, तो आप उसको खोलते थे तो सबसे पहले तो एक पर्पल कवर आता था, मेन कवर, उसके अंदर क्या होता था, एक वाइट कवर आता था चॉकलेट पे, ठीक है। उसको वाइट कवर को आप हटाते थे तो एक गोल्डन कवर आता था, फिर गोल्डन कवर हटाते थे तो आती थी चॉकलेट्स। यानी कि आप देख सकते हो 2 कवर था डेयरी मिल्क पर, एक तो वाइट कवर पहले वो डालते थे और उसके बाद वो गोल्डन कवर से ढकी रहती थी। उसकी पैकिंग आप देख सकते हो अगर आप याद करो तो। और आज की तारीख में अगर आप डेयरी मिल्क खरीदने जाओगे तो सिर्फ आपको बाहर एक पर्पल कवर ही मिलेगा, उसको जैसे ही खोलोगे तो चॉकलेट आ जाएगी, यानी कि आपको ये वो वाइट पैकिंग वाली नहीं है, ठीक है। वो वाइट कवर आता था, पर्पल कवर हटाने के बाद उसके बाद गोल्डन एक पैकेजिंग भी टाइप आती थी, तो वो सब कंपनी ने रिमूव कर दी क्योंकि वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ थी अगर आप रियल लाइफ में देखो तो इससे बेसिकली हुआ क्या है, आपको तो लग रहा होगा कि आखिर इतनी सी छोटी सी पैकेजिंग पर क्या फ़र्क पड़ा होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना, मान लेते हैं कंपनी डेयरी मिल्क क्या कर रही है, 1 लाख यूनिट सेल करती है हर एक महीने, ठीक है। पर मंथ देखते हैं 1 लाख यूनिट सेल करती है डेयरी मिल्क, ठीक है। यानी कि डेयरी मिल्क कैडबरी कंपनी क्या करती है, 1 लाख डेयरी मिल्क पर मंथ सेल करती है। तो अब 1 लाख में से मान लो उसकी जो वाइट कवर की कॉस्ट थी, आप मान सकते हो, अज्यूम कर लेते अपन 10 पैसे थी, 0.10। तो अगर आप इसको करो 1 लाख में वो वाइट पैकेजिंग जा रही थी और एक कवर की कॉस्ट आ रही थी 10 पैसे आ रही थी। तो आप इसको करो तो आप देख सकते हो कि पर मंथ आप देख सकते हो कि 10,000 रुपये महीना कंपनी का इजीली ऐसे ही सेव हो रहा है। अब मान लो कंपनी अगर 1 करोड़ सेल करती तो पर मंथ तो कंपनी के कितने 1 लाख रुपीज़ सेव हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को अगर आप हटा दो तो आपकी कितनी ज़्यादा सेविंग्स हो सकती है, क्योंकि आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करते हो। और लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इसलिए करते हो क्योंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑर्डर आपके पास है। तो आप देख सकते हो लार्ज वॉल्यूम में आपका नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ पे आपकी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसलिए इस चैप्टर में बता रखा है कि अगर आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को हटा दो तो आपका खूब सारा पैसा बच सकता है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल खुद सोच सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेसिकली एक 10 पैसे की चीज़ और वो 1 लाख यूनिट्स में जा रही है, तो टोटल आप देख सकते हो कि पर महीने कंपनी का 10,000 रुपये सेव हो रहा था। अब जितनी सेल्स बढ़ती जाएगी, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया था 1 लाख, अब इसको कर सकते हो 1 करोड़ की सेल्स अगर किसी की, और वो सिर्फ इतना 10 पैसे का एक वो वाइट कवर फालतू ही डाल रही है जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता कस्टमर को तो सिर्फ चॉकलेट खानी है। तो उससे कंपनी का सेव कितना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपन आगे, व्हाट आर द वेस्ट दैट अ लीन सिस्टम विल रिड्यूस, यानी कि एक लीन सिस्टम क्या क्या रिड्यूस कर सकता है। साथ ही साथ अपन नोट से भी आ जाते हैं। तो बेसिकली ये बता रखें कि 7 वेस्ट
जो कि एक लीन सिस्टम रिड्यूस कर सकता है। पहला है ओवर प्रोडक्शन। अगर आपको लग रहा है कि आपके यहाँ फिनिश्ड गुड्स का ओवर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो लीन सिस्टम में आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताई जाएगी जिससे आपका ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। इन्वेंट्री, अगर आपको लग रहा है कि रॉ मटेरियल और WIP में, देखो अगर आप रॉ मटेरियल और WIP एक साथ बल्क में खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा सप्लायर से, पर उसमें एक दिक्कत है, क्या आपको स्टोरेज के लिए जगह होनी चाहिए। अगर आपने रेंट पे ले रखी है तो आप देख सकते हो उसका कहीं जितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है उससे ज़्यादा कॉस्ट कहीं रेंट की तो नहीं आ रही। थर्ड है वेटिंग टाइम। अगर किसी दिन वर्कर्स के पास कुछ काम नहीं है तो वो वर्कर्स तो शाम को अपना पैसा लेके चले जाएंगे और आपको कुछ बेनिफिट भी नहीं मिला। तो आपका इस तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए कि ताकि वर्कर्स खाली नहीं बैठें। फोर्थ पॉइंट है मोशन। यहाँ जनरली मोशन की बात आती है जो अपन जनरली रिलेट करते हैं पीपल के साथ। अब मान लो जो भी कंपनी के लेबर्स हैं वो चाय पीने, उनको चाय तो चाहिए होगी पूरे दिन में। अब मान लो चाय की दुकान उनकी फैक्ट्री से थोड़ा दूर है, तो जितना दूर होगी तो हर एक एम्प्लॉय चाय पीने जाएगा तो उससे कंपनी का पूरे दिन में कितना टाइम वेस्ट होगा। अगर 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं और वो पूरे दिन में 5 मिनट से आने जाने में ही लगा देते हैं चाय पीने के लिए, तो आप देख सकते हो कि कितने मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के। और वहीं देख लो अगर बिल्कुल फैक्ट्री के पास में बिल्कुल मेन गेट पर ही अगर चाय की दुकान होगी तो हर एक एम्प्लॉय कितना पास में ही चाय पी के आ जाएगा और वो वापस आके फिर काम करने लग जाएगा। तो आप देख सकते हो अल्टीमेटली ऐसी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को अगर आप ध्यान दोगे तो एक कंपनी का कितना सारा कॉस्ट सेविंग हो सकती है। फिफ्थ है ट्रांसपोर्टेशन। आप क्या करते हो जब आपका एक प्रोडक्ट बनता है तो मशीन ए से जाता है, वो मशीन बी के पास जाता है, फिर मशीन बी से वापस मशीन ए के पास ही आता है, ठीक है। यानी कि यूँ बोल सकते हो कहीं ट्रांसपोर्टेशन में घूम फिर कर वो दूर जा रहा है, ठीक है। मशीन ए से मशीन बी जा रहा है, फिर वो वापस इधर मशीन ए के वाली जगह पे ही आ रहा है, ठीक है। मशीन ए फर्स्ट फ्लोर पर है और ये मशीन बी दूसरे एरिया में है। अब इधर वापस इधर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आती है, तो वो वापस आप देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 6 पॉइंट है डिफेक्ट्स। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें बहुत सारा रिपेयर, मतलब आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हो, कस्टमर तो वापस आपके पास आ जाएगा कि रिपेयर कर दो या फिर रिवर्क कर दो। कई बार कंपनी क्या करती है गारंटी वारंटी में प्रोडक्ट सेल करती है, तो उस समय तो जब कस्टमर वापस रिपेयर के लिए आता है तो कस्टमर कंपनी को फ्री में रिप्लेस करके देना होता है, तो उससे कंपनी का नुकसान हो गया। 7th ओवर प्रोसेसिंग यानी कि वही मैंने एग्जांपल दिया था डेयरी मिल्क का। एक्सेस से पैकेजिंग कर रहे हो जिसका कोई बेनिफिट नहीं है तो उससे अल्टीमेटली नुकसान कंपनी का ही होता है। ये वाकई में रियल केस स्टडी है डेयरी मिल्क की। अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर पढ़ना इंटरनेट पर, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। आप सिर्फ ये पॉइंट याद रखोगे MCQ पर्पज़ से तो चलेगा, अंदर का याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ MCQ एग्ज़ाम है। अब कुछ को प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जनरली याद रख लेना, मतलब रीड कर लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर भी अगर MCQ में कुछ भी आ सकता है तो एक बार मैं ज़रूर पढ़ा देता हूँ, एक बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्रिंसिपल्स है लीन थिंकिंग के। पहला, डू राइट द फर्स्ट टाइम। पहली बार काम करो पर अच्छे से करो। ये वो नहीं कि वापस आपको इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ी, ऐसा कुछ काम ही मत रखो। इंस्पेक्शन नाम की कोई चीज़ ही मत रखो आप अगर ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो तो। वेस्ट मिनिमाइजेशन, वेस्ट कम से कम हो। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, अगर आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो गई है जैसे एप्पल, तो भी वो आपने ध्यान से नोटिस करा होगा वो हर साल आईफोन लॉन्च करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर साल कोई कंटिन्यूस इम्प्रूव करते हैं, कोई नई चीज़ वो ढूंढते ही रहते हैं। भले वो इंडस्ट्री में टॉप पे हैं फिर भी वो कंटिन्यूस इम्प्रूव करते हैं क्योंकि वो ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको भी पढ़ा रहे हैं ICAI वाले। फ्लैक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, यानी कि अगर कुछ मार्केट में नया आ रहा है तो आप कितने टाइम में आप उसको अडेप्ट कर सकते हो, इस बात का भी अगर आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे तो मार्केट में दूसरी कंपनियां के नया चीज़ ले आएगी और आपके पास आपके प्रोडक्ट में वो चीज़ नहीं होगी, जैसे नोकिया की केस में हुआ था।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। तो बेसिकली लीन मैन्युफैक्चरिंग के कुछ फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जीरो वेटिंग टाइम, जीरो इन्वेंट्री। अभी ये सब आपको, ये वाले फीचर्स आपको समझ अभी नहीं आएंगे, जस्ट थोड़ा सा वेट करो। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा जीरो इन्वेंट्री कैसे होता है, जीरो वेटिंग टाइम कैसे होता है। सिर्फ आपको रीड करना है। पोल प्रोसेसिंग अपन ने चैप्टर 2 में देखा था। क्या होता है? जस्ट इन टाइम। रेस्टोरेंट का एग्जांपल देखा था, जैसे आप पहले आप ऑर्डर दे दो फिर वहाँ खाना बनता है। ऐसा नहीं होता कि पहले खाना बन जाए फिर आपसे पूछते हैं कि खाने में क्या लाएं। ठीक है, मतलब आपके पास चॉइस रहती है कस्टमर के पास, वो जो चाहेगा उसको वो मिल जाएगा। कंटिन्यूस प्रोडक्शन, फाइंड वेज ऑफ रिड्यूसिंग प्रोसेस टाइम। जस्ट रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स बता रखे हैं। इस लीन मैनेजमेंट को आप अपनाओगे तो रिड्यूस इन्वेंट्री, ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे। इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा कैसे रिड्यूस इन्वेंट्री होगा, कैसे लेस स्पेस की ज़रूरत है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, आइडेंटिफाइंग फ्यूचर काइजेन सप्लायर, एंश्योर सेफर वर्क एनवायरनमेंट, इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल। ये बेनिफिट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीड कर लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब लीन मैनेजमेंट में मेजर स्टेक होल्डर्स बता रखे, 3 जने मेन होते हैं। कस्टमर, इससे कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा? अगर लीन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट करेगा तो पहले उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। कस्टमर क्या चाहता है? पैसे तो दे रहा हूँ पर एकदम नंबर 1 प्रोडक्ट मिलना चाहिए। एम्प्लॉयज़, दे आर ऑर्गेनाइजेशंस व्हील, जिस तरह बिना व्हील के गाड़ी नहीं चल सकती उस प्रकार बिना एम्प्लॉयज़ के कंपनी नहीं चल सकती। थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन, और इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा? सब चीज़ वेल मैनेज हो जाएगी और बैलेंस्ड वे में हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके आगे आपको कुछ टेक्निक्स बता रखी है। ठीक है, टेक्निक्स बता रखी है लीन मैन्युफैक्चरिंग के। तो अब इसमें अपन खूब सारी अपन को बेसिकली टेक्निक्स पढ़नी है, तो इसमें आराम से वेट करना। ऐसा नहीं है कि आज ही आज ख़त्म हो जाएगी, आराम से एक एक टेक्निक पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा है टेक्निक है, पर उससे ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे अपन ने देखा था ना इधर, जीरो वेटिंग टाइम, जीरो इन्वेंट्री, ये सब कैसे होता है, ये सब आपको इस कंसेप्ट के अंदर पहली टेक्निक में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला टेक्निक है जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम क्या बोलता है? अब नोट से भी अपन चलते रहते हैं और बुक से भी देखते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इन टाइम, चलो सबसे पहले अपन समझते हैं जस्ट इन टाइम में होता क्या है। जस्ट इन टाइम में जैसे कि मैंने आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था, और एग्जांपल लो तो कार का ले सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिकेशंस वाइज चाहिए तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप क्या करते हो? डिमांड ऑर्डर, यानी कि आप क्या करते हो? जो भी सेल्स टीम हो उसके साथ बताते हो कि हाँ भैया मेरे को इस तरीका का सामान चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए। सेल्स टीम क्या करती हो? वो प्रोडक्शन टीम को बोलती है कि हाँ भैया, प्रोडक्शन टीम को अल्टीमेटली बनाना है ना फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स बनाना है प्रोडक्शन टीम को, तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। तो प्रोडक्शन टीम कांटेक्ट करती है परचेज टीम के साथ, क्योंकि वो बता देंगे कि हाँ भैया हमको ये फिनिश गुड्स बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल चाहिए। तो परचेज टीम क्या करती है? सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदती है। पर जस्ट इन टाइम में क्या होता है? जैसे कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि मेरे को जैसे कि 5 कारें इस तरह की स्पेसिफिकेशंस वाइज चाहिए, तो यहाँ क्या होगा? सबसे पहले आप देख सकते हो, पहले तो अपन ये देख लेते हैं जस्ट इन टाइम हो सकता है परचेज में भी हो सकता है, प्रोडक्शन में भी हो सकता है। जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर दिया उसके बाद क्या होगा? सेल्स टीम वही ऑर्डर देगी। यहाँ आप देख सकते हो परचेज भी रॉ मटेरियल, यानी कि अगर आप चाहो तो सप्लायर को, जैसे ही आपके पास, यूँ शॉर्ट में बोलो तो जैसे ही कस्टमर ने आपको इस एक फिनिश गुड्स का ऑर्डर दिया, मान लेते हैं कार का या फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हो। अगर फ़ोन का जैसे ही कस्टमर ने आपको बोला कि iPhone 15 चाहिए, ठीक है, आपने क्या करा? ठीक है, आपने बोल दिया तो आपको ऑर्डर मिल गया। अब आपके पास बना हुआ तो था नहीं iPhone 15, तो आपने क्या करा? जो भी रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए आपने सप्लायर को बोल दिया कि हाँ भैया हमको बताइए फिर iPhone 15 बनाने के लिए ये सारी रॉ मटेरियल चाहिए। तो आपने क्या करा? सप्लायर को फ़ोन करा, सप्लायर ने क्या करा? इमीडिएटली रॉ मटेरियल भेज दिया। जब आपने ऑर्डर दिया, यानी कि जब आपको कस्टमर ने
ऑर्डर दिया, तो आपने ऑर्डर दिया सप्लायर को रॉ मटेरियल के लिए, इसको अपन बोलते हैं जस्ट इन टाइम इन केस ऑफ परचेज। जस्ट इन टाइम इन केस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वही है, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, अब आपको रॉ मटेरियल मिल गया, तो अब आप क्या करोगे, अब आप खुद प्रोडक्शन करके वो बनाओगे आईफोन 15, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अच्छा, बेसिकली इसका एक और फीचर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कस्टमर जितने यूनिट्स का ऑर्डर देगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था 5 कार, कस्टमर ने आपको 5 कार का ऑर्डर दिया, तो आप क्या करोगे, फिनिश गुड्स को सेल्स टीम को बोलोगे, ठीक है। सेल्स टीम क्या करेगा, प्रोडक्शन टीम को, यानी कि आप फिनिश गुड्स कितनी क्वान्टिटी में बनाओगे, जितना कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, पाँच कार ही आप इधर बनाओगे, ऐसा तो ही ना है कि आप 10 कार बना दोगे, कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन वाइज दिया, जितनी क्वांटिटी में ऑर्डर कस्टमर ने दिया उतने ही आप भी फिनिश कोर्स बनाओगे आप। और जितना आपको चाहिए, जैसे कि आपको पता है 5 कार बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, उतने ही आप रॉ मटेरियल को बोलोगे, यानी कि रॉ मटेरियल कितना, रॉ मटेरियल डिपेंडेड है फिनिश कोर्स पर, कितना फिनिश कोर्स लगेगा और कितना फिनिश कोर्स बनेगा, जितना कस्टमर ऑर्डर देगा, जैसे कि 5 कार, तो 5 कार के हिसाब से फिनिश कोर्स यानी कि 5 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। 5 प्रोडक्ट बनने के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिएगा आप उतने ही खरीदोगे। जस्ट इन टाइम बोलते हैं कि आप जीरो इन्वेंट्री रखो, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर दे आप ये प्रोसेस साइकिल स्टार्ट कर दो, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इधर आपने देखा होगा जीरो इन्वेंट्री, जीरो इन्वेंट्री का क्या राज है, जस्ट इन टाइम में क्या होता है, जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर दिया आप वैसे ही ये साइकिल को फॉलो करने लग जाते हो। ये एरो का क्या मतलब है, वही क्वांटिटी की बात हो रही है एरो का, कंफ्यूज मत होना, यानी कि जितना कस्टमर ने यूनिट्स में ऑर्डर दिया आप उतने ही यूनिट्स रॉ मटेरियल खरीदोगे, उतने ही आप फिनिश कोर्स बनाओगे, ठीक है। अच्छा, जीरो वेटिंग टाइम, इसका क्या मतलब है, जैसे ये प्रोसेस एकदम फास्ट वे में होना चाहिए, जैसे कस्टमर ने ऑर्डर दिया वैसे आप तुरंत सेल्स टीम को बोलोगे, सेल्स टीम तुरंत बोलेगा प्रोडक्शन टीम को, हाँ फटाफट से ये कस्टमर ने बोला ये बना के दो फटाफट, प्रोडक्शन टीम फटाफट देखेगा कि इस इतने यूनिट्स बनाने के लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए, फटाफट परचेज टीम को बोले जाएगा, और परचेज टीम क्या बोलेगी, फटाफट से सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदेगी। इसमें क्या होगा, बस एक बात का ध्यान रखा जाएगा कि सप्लायर एकदम मतलब ईमानदार होना चाहिए, इन द सेंस बोलो तो अच्छी क्वालिटी का आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचता कि आप जो सप्लायर दे रहा है आप उसको एक बार चेक कर लो। तो इस शॉर्ट में बोला तो जीरो इन्वेंट्री है या जीरो डिले, जीरो लीड टाइम, यानी कि रॉ मटेरियल इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स, आप उतने ही रॉ मटेरियल खरीदते हो जितना ज़रूरत है। जीरो फेल है, क्योंकि फेल होने का कोई चांस ही नहीं, जितना कस्टमर ने, जो कस्टमर को चाहिए था आपने वही बनाया, ठीक है। अब जस्ट इन टाइम में दो इशू, मतलब जो इश्यूज आते हैं वेज टू रिसॉल्व जस्ट इन टाइम प्रॉब्लम्स, मतलब अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हो तो दो इश्यूज आ सकते हैं, उसको अपन देखते कैसे सॉल्व होंगे। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन टू मशीन्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग स्पीड्स creates inventory buildup in front of us, slowest ones also creates a pile of defective parts as its detection is delayed। पहले सबसे पहले प्रॉब्लम समझो, इशू क्या आ रहा है, आपको यहाँ फिनिश कोर्स यानी कि यहाँ आपका प्रोडक्ट बन जाता है। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 3 मशीन से वो गुजरेगा, पहले मशीन 1 में जाएगा, फिर मशीन 2 में आएगा, फिर मशीन 3 में आएगा, फिर फिनिश कोर्स में वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तब आप मान लो मशीन 1 बनाती है 150 यूनिट्स पर आवर की रेट से प्रोडक्शन करती है, मशीन 2 करती है 100 यूनिट्स पर आवर की रेट से प्रोडक्शन, मशीन 3 करती है 50 यूनिट्स पर आवर की रेट से प्रोडक्शन। तो अब अगर ऐसा होगा, मशीन 1 तो 150 यूनिट्स बना देगी 1 घंटे के अंदर, मशीन 2 क्या करेगी, सिर्फ 100 यूनिट्स से बना पाएगी। तो यहाँ क्या होगा, 50 यूनिट्स आपको WIP में रखना पड़ेगा, पर यहाँ तो बोला है कि जीरो इन्वेंट्री होना चाहिए, तो ये दिक्कत आ गई। और मशीन 3 तो और धीरे बनाती है, काम ही धीरे करती है, तो इससे क्या होगा, ये तो 100 यूनिट बना के इधर ट्रांसफ़र कर देगी, 50 यूनिट चले जाएंगे इस मशीन में, 50 यूनिट जाएंगे WIP में, पर ये पॉलिसी बोलती है कि जीरो इन्वेंट्री होना चाहिए। तो अब क्या करें 50 यूनिट्स का, तो इसके लिए भी टेक्निक कुछ रखी गई है जिसका नाम है कैनबैन कार्ड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं विजुअल कार्ड। ये क्या होता है,
प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, जैसे कि मशीन 3 को पता है कि वो इतना ही प्रोडक्शन करते हैं 50 यूनिट्स पर आवर, तो उसको पता है 50 यूनिट्स WIP में रखने पड़ेंगे। तो एक पर्सन क्या करेगा, कैनबैन कार्ड, यानी कि क्या होगा, जो 50 यूनिट्स है वो पहले इसको बोल देगा कि हाँ इस मशीन की ये रेट है, तो इस हिसाब मैं 50 यूनिट्स पर आवर की रेट से इस मशीन 3 से प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये इसको इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ तुम्हारे हिसाब से देख लो कि मेरे को तो सिर्फ 1 घंटे में 50 यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब तुम्हारे हिसाब से देख लो तुम्हें कितनी यूनिट्स बनानी है, ताकि एक्सेस नहीं बने, यानी कि ये इन्फॉर्म कर देगा कि मेरे को मशीन 3 50 यूनिट से बना सकती है 1 घंटे के अंदर। तो अब तुम्हें देख लो कि इतना ही तुम बनाओ, ज़्यादा मत बनाओ, वो प्रोडक्शन मत करो। फिर ये इसको इन्फॉर्म कर देगा। तो इस टेक्निक को बोलते हैं कैनबैन कार्ड। ठीक है, इन्फॉर्म कर दो। तो ये देखो, ये तो अपनी स्पीड बढ़ा नहीं सकते, पर ये अपनी स्पीड तो रिड्यूस कर सकते हैं ना शॉर्ट में, यही है। दूसरी टेक्निक है मशीन सेल मेथड। इसमें क्या होता है, एक ही पर्सन को दे दो कि ये मशीन 1 भी यही चलाए, मशीन 2 भी चलाए, मशीन 3 भी यही चलाए, यानी कि ये पर्सन ही तीनों को ऑपरेट करे। ये मशीन 1 को ऑपरेट कर रहा है, फिर मशीन 1 से हो गया, ये मशीन 2 को भी ऑपरेट कर रहा है, मशीन 3 को भी ऑपरेट कर रहा है। इससे आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा। क्या, अगर आपको लग रहा है मशीन 1 में कोई जल्दी में कोई डिफेक्ट रह गया किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो जब ये पर्सन मशीन 2 में वो प्रोडक्ट डालेगा तो वो उस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकेगा कि अरे ये तो डिफेक्ट आ गया, क्योंकि उसको तो तीनों मशीन की नॉलेज है कि इसमें ऐसा ऐसा होता है। तो और इसमें ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि उसको पता है मशीन 3 की 50 यूनिट्स पर आवर ही है, तो वो उस हिसाब से मशीन 1 में ध्यान रखेगा। यानी कि एक ऐसा पर्सन को अपॉइंट कर दो जिसको तीनों मशीन की पता हो, नॉलेज हो। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आता है ब्लैक फ्लैशिंग एंड GIT सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है, आप देख सकते हो कि आप इस तरीके से आपका चेन चल रही है, तो अब आप अकाउंटिंग कैसे करोगे उसके बारे में दे रखा है। अकाउंटिंग सिस्टम फॉर कंपनीज यूजिंग GIT पॉलिसी। आप क्या करो, कैसे अकाउंटिंग करनी है, एट द एंड ऑफ मंथ आप देख लो आपका टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया। अगर आपका टोटल प्रोडक्शन आपको पता चल गया होगा कि 10,000 यूनिट्स है जैसे कि, तो आप देख सकते हो 10,000 यूनिट्स इंटू नंबर ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। आप हिसाब लगा लो कि एक प्रोडक्शन करने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है पर यूनिट। प्रोडक्शन के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे आपका टोटल प्रोडक्शन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बस आपको पता चल गया 10,000 यूनिट्स का आपने ये ख़रीदा है, तो उस हिसाब से आप अपनी अकाउंटिंग कर सकते हो। और इसमें प्लस माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपके पास पहले से कुछ था तो, और अगर कहीं बीच में नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस हो गया हो तो उसको भी प्लस माइनस कर दो। तो ये ब्लैक फ्लैशिंग बता रखा है GIT सिस्टम के अंदर, जैसा ICA मॉड्यूल में बता रखा है मैंने वैसे ही आपको बता रखा है। अब आप बोलोगे इसमें 100% दिक्कत हो सकती है, जैसे कि 100% प्रॉब्लम्स हो सकती है, और वो प्रॉब्लम्स आपकी बुक में डिस्कस करिए पेज नंबर 3.12 पर। पहला क्या दिक्कत हो सकती है, प्रोडक्शन रिपोर्टिंग। मान लो आपको ये नंबर में कुछ टोटल प्रोडक्शन में अगर आपको कोई दिक्कत रह गई हो, कोई डिफेक्टिव आइटम्स को इंक्लूड कर दिया नहीं करा हो, नंबर्स आपको सही से याद नहीं रहे, तो आपकी प्रोडक्शन रिपोर्टिंग में मतलब तो आपका पूरी अकाउंटिंग ही गलत हो सकती है। दूसरा है स्क्रैप रिपोर्टिंग। अब देखो, आप जो भी स्क्रैप सामान हो गया उसको तो आप उसका पेमेंट तो आप करोगे नहीं सप्लायर को। अगर कोई भी आप रॉ मटेरियल डिफेक्टिव अगर आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया सप्लायर ने, तो आप उसका पेमेंट करोगे नहीं, तो उसकी भी आपको रिपोर्टिंग बराबर मेंटेन करनी रहेगी। ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आप सिर्फ टोटल प्रोडक्शन ही देख रहे हो, उसमें से साथ ही साथ आपको एक चीज़ और मेंटेन करनी पड़ेगी, कितनी यूनिट्स आपकी स्क्रैप यानी कि डिफेक्टिव आई थी। थर्ड आता है लॉट ट्रैकिंग। अब मान लो कोई लॉट आपका आ जा रहा है 100 यूनिट्स का आ जा रहा है, कल आ रहा है 500 यूनिट्स का लॉट, तीसरे दिन आ रहा है 700 यूनिट्स का लॉट। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कोई रॉ मटेरियल किसी लॉट में अगर कोई डिफेक्टिव रॉ मटेरियल आया है, तो आपको पता रखना पड़ेगा कि कौन से लॉट में रॉ मटेरियल ख़राब आया है। अदरवाइज आप सप्लायर से कैसे उसके पैसे काटोगे डिफेक्टिव रॉ मटेरियल के। ठीक है, जो उसने आपको डिफेक्टिव दिया।
वही है फोर्थ पॉइंट है इन्वेंट्री एक्यूरेसी। आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं क्या कितनी आपके पास ओपनिंग स्टॉक थी, क्लोजिंग स्टॉक थी, कितना डिफेक्टिव हुआ ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। देखो डिफेक्टिव ऐसी चीज़ है जो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कभी भी आपको पता चल सकता है, क्योंकि आप एज पर कस्टमर नीड्स बना रहे हो। तो ये लॉट ट्रैकिंग बार बार होगा। कस्टमर ने आज आपको ऑर्डर दिया तो आज आप एक लॉट मंगवाओगे रॉ मटेरियल का सप्लायर से, कल दिया कल फिर मंगवाओगे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली है। पर ये सिस्टम देखो हर चीज़ में कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है, तो ये उस हिसाब से आपको बता रखी है, ठीक है। अब एक्शन प्लान आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। पूरा याद नहीं रखना है, सिस्टम को सिर्फ समझना है। एक्शन प्लान में अगर आप जीआईटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तो कैसे होगा, जैसे कि सबसे पहले तो आपका सप्लायर को इवेल्यूएट करो, क्योंकि अगर उसने आपको डिफेक्टिव सामान दे दिया तो आपका सारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सप्लायर एंड एलिमिनेट विच और डिलीवरी डेट, यानी कि ऐसा सप्लायर होना चाहिए जो जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर दिया वैसे ही आपको रॉ मटेरियल ला के दे दे, ठीक है। सप्लायर ऐसा होना चाहिए। डिलीवरी सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको स्टोर करने की ज़रूरत तो है ही नहीं रॉ मटेरियल। कोई इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इंस्पेक्शन करोगे क्योंकि अगर आप जितना टाइम आप इस साइकिल को फॉलो करने में लगाओगे उतना ही आपका टाइम ख़राब होगा, कस्टमर को उतना ही लेट मिलेगा। इसलिए इसमें शॉर्ट में बता रखा है कि सप्लायर आप पहले से आइडेंटिफाई करके रखो किससे आपको रॉ मटेरियल ख़रीदना है, ताकि इंस्पेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़े। अब पहले से ही सप्लायर के वहाँ जाके देख लो कि वो कैसे रॉ मटेरियल बना रहा है, उसका प्रोसेस समझ के आ जाओ, ताकि आपका प्रोडक्ट ख़राब नहीं बने। क्योंकि कस्टमर तो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, आपकी इमेज ख़राब होगी कस्टमर के सामने। तो आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम लगा सकते हो, जैसे कि जैसे कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, आपने जैसे ही कंप्यूटर में डाला वैसे ही वो नोटिफिकेशन सप्लायर के पास भी चला जाए, अच्छा ये ऑर्डर आया, तो उस हिसाब से रॉ मटेरियल का डायरेक्ट मैसेज सप्लायर के पास चला जाए, ठीक है। ड्रॉपिंग दैम ऑफ स्पेसिफिक मशीन्स, और रॉ मटेरियल सीधा मशीन के पास आके आ जाएगा। कहीं स्टोर करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रॉ मटेरियल, क्योंकि जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर आया तभी तो आपने रॉ मटेरियल ऑर्डर करा। तो फैक्ट्री में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है वेयर हाउस में। शॉर्टन द सेटअप टाइम्स, वही आपका फैक्ट्री मशीन एकदम रेडी होनी चाहिए, यूँ नहीं कि आपका मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 2 वेज मैंने आपको बताई दी है जो दिक्कत आ रही थी। इसी मशीन सेल का एक और मशीन सेल का नाम आप बोल सकते हैं सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग ग्रुपिंग मशीन्स इनटू वर्किंग सेल्स। नाम आप एक और याद रख सकते हो, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज़ ट्रेन होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने बोला एक ही एम्प्लॉय तीनों मशीन को चलाएगा, तब उसको चलानी मशीन आनी चाहिए, उसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। मल्टीट्यूड और डिफरेंट मशीन्स, या वो एक ही एम्प्लॉय 3 मशीन चलाएगा तो उसको तीनों मशीन चलानी आनी चाहिए, ठीक है। और लिमिटेड मेंटेनेंस, आपकी मशीन की मेंटेनेंस टाइम पर ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए, यूँ नहीं कि कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया अब आप मशीन चलाने बैठे, मशीन तो चल ही नहीं रही, ठीक है। वही है, कोई एरर आ रहा है तो भी इस एम्प्लॉय को मशीन में कोई ख़राबी है तो इस एम्प्लॉय को ठीक करना आना चाहिए, या फिर वो तुरंत आ जाना चाहिए सही करने वाला, ठीक है। तो ये फोकस करता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ पर, ठीक है। ये आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना याद रखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस तो कंप्लीट होता है। अब इसमें कुछ बता रखे हैं, जैसे कि इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि कुछ लिमिटेशंस बता रखी है जीआईटी सिस्टम के, जैसे कि आप पहले डिमांड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल को आप क्या बोलोगे, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर देगा कुछ उसको बताना तो पड़ेगा ना कि आप इतना रॉ मटेरियल ऑर्डर कर सकते हो, 10,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स, 10 लाख यूनिट्स। कस्टमर तो कितना भी मांग सकता है, आपके पास बल्क ऑर्डर भी आ सकता है। तो डिमांड आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट कितनी आनी चाहिए, आपका एस्टिमेशन पता होना चाहिए। तो आप उस हिसाब से सप्लायर को बोल सकते हो कि ये रेंज चल सकती है, जैसे कि 50,000 यूनिट्स आ सकता है 1 महीने के अंदर, क्योंकि कभी कस्टमर तो कुछ भी मांग सकता है, ठीक है। लैक ऑफ इन्वेंट्रीज, और उस समय अगर आपके पास नहीं हुआ रॉ मटेरियल ही नहीं हुआ तो आप सामान कैसे बनाओगे, ठीक है। फीचर्स रीड कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ इसेंशियल प्री रिक्विजिट्स बता रखी है, जैसे कि अगर ये चीज़ें आपके हो गया तो ये आप JIT सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि वही मैंने आपको बताया, डिमांड प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए, डिफेक्ट फ्री रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मशीन की मेंटेनेंस होनी चाहिए, एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे आपके पास आपने कंप्यूटर में ऑर्डर डाला वैसे ही सप्लायर के पास चला जाना चाहिए, लो वैरायटी ऑफ गुड्स। देखो अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करोगे, ठीक है, तो जैसे कि आप रेस्टोरेंट में देख सकते हो, आप बहुत सारे मतलब इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज़, इंडियन, साउथ इंडियन, मैक्सिकन, कोरियन, आपको एक रेस्टोरेंट में ये सारा मिल जाए तो वो बहुत दिक्कत है। क्योंकि ये जस्ट इन टाइम, जैसे आप ऑर्डर दो वैसे ही बन जाए, ऐसा प्रोसेस फॉलो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एक ही रेस्टोरेंट में इंडियन, साउथ इंडियन, मैक्सिकन, कोरियन, रशियन, जापानीज़ और भी हर एक कंट्री का आपको मिल जाए खाना, और उस कंट्री के भी सारी चीज़ें, तो ये पॉसिबल है नहीं। ऐसे ही जो आप बना रहे हो वो लो वैरायटी ऑफ गुड्स होना चाहिए, यानी कि मतलब आप अपना देख लो कि हाँ ये चीज़ होगी तो ही आप जस्ट इन टाइम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। तो मतलब इस सिस्टम की भी लिमिटेशंस है, पहले वाले सिस्टम की भी लिमिटेशंस हो रही थी, तभी पहले भी कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तब जस्ट इन टाइम को इशू करा, और जस्ट इन टाइम के अंदर भी अल्टीमेटली आप देख सकते हो एक नए इश्यूज़ आएंगे। पर इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही लगा कि एक तो इसमें वेस्टेज नहीं होगा, इन्वेंट्री आपकी ख़राब होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि जैसे कस्टमर ने बोला वैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ओवरहेड कॉस्ट आपके पास कम आएगी, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस, अब आप प्रोडक्ट प्राइस भले ही प्रीमियम आप प्रोडक्ट प्राइस चार्ज कर सकते हो कस्टमर से, क्योंकि वो एज़ पर कस्टमर स्पेसिफिकेशंस है। आजकल ये इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो चश्मे के केस में बहुत होता है। जैसे कि आप चश्मा खरीदने जाते हो, स्पेक्टिकल्स, तो आपका वो हर एक पर्सन के अलग अलग नंबर का चश्मा होता है, तो वो प्रीमियम प्राइस वहाँ चार्ज करते हैं। जनरली आप देखने जाओगे लेंस कार्ड पर, तो वो आपको प्रीमियम प्राइस पर ही प्रोडक्ट मिलते हैं। इसका एग्जांपल यही है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जस्ट इन टाइम को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अब उनको क्या पता किस इंसान का क्या नंबर है, जैसा नंबर होता है उस हिसाब से वो बनाते हैं। तो इसमें बस एक बेनिफिट ये मिल जाता है, वो प्रोडक्ट की प्राइस प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, उससे उनको बेनिफिट मिल जाता है। पर वो इसकी भी एक लिमिटेशन है, अगर कस्टमर हाईली सेंसिटिव होगा तो वो दूसरी दुकान पे चला जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली दूसरी दुकान अगर उससे थोड़ा भी कम पे दे रहा होगा तो वो उसके पास चला जाएगा। और कहीं अगर आपको दिक्कत है तो आप बता सकते हो, ठीक है। एडवांटेजेस वही है, आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हो, एज पर कस्टमर नीड्स बनाओगे, ठीक है। आप प्रोवाइड मीटिंग कस्टमर की डिमांड आप फॉलो कर सकते हो इन अ टाइमली मैनर, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एट लोएस्ट पॉसिबल टोटल कॉस्ट। आपकी कॉस्ट कम आ जाएगी, बस यही दिक्कत है अगर आप जस्ट इन टाइम करोगे, क्योंकि आपका कोई वेस्टेज नहीं होगा, सिर्फ जस्ट इन टाइम, यानी कि जीरो इन्वेंट्री रहेगी, जीरो वेस्टेज रहेगा। और ये जो दिक्कत आ रही थी वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ब्लैक पैक फ्लशिंग अपन ने पढ़ ही लिया है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट थ्योरी। तो आज का अपना पूरा लेक्चर तो थ्योरी में ही कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे स्टार्ट करेंगे जो भी है टॉपिक है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अच्छा समझ आ रहा है, कहीं आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वो चीज़ कमेंट्स में बता सकते हो। आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए